नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिक्किम्स इंटीग्रेशन इनटू इंडिया। हम इस वीडियो में देखेंगे कि सिक्किम कैसे भारत का राज्य बना। पहले जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तब सिक्किम भारत का राज्य नहीं था। ये काफ़ी बाद में जाके भारत का 22वां राज्य बना था। इस वीडियो में हम इसकी पूरी स्टोरी देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ट्रिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है छोटा सा राज्य सिक्किम। ये भारत का एक राज्य है। इसकी बाउंड्री जो है सीधे चाइना के साथ लगती है, बेसिकली तिब्बत के साथ लगती है। लेकिन तिब्बत क्योंकि अब चाइना ने फोर्सफुली ऑक्युपाई किया है, तो ये चाइना के साथ लगती है। इसके बगल में आता है भूटान और नेपाल। काफ़ी समय तक सिक्किम में मोनार्की थी। यहाँ पे नामग्याल फैमिली का राज हुआ करता था। इसे चोग्याल डायनेस्टी भी बोलते थे या चोग्याल रूलर्स भी बोलते थे। चोग्याल का मतलब होता है राइचियस रूलर। लिम्बू लैंग्वेज जो नेपाल और भारत के नॉर्थ ईस्ट में कुछ लोगों के द्वारा बोली जाती है, ये एक सिनो तिब्बतियन लैंग्वेज है और इसमें सिक्किम का मतलब होता है न्यू पैलेस। तो लिम्बू लैंग्वेज में जो सिक्किम शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? न्यू पैलेस होता है। सिक्किम जो है ये स्मॉल बुद्धिस्ट किंगडम था और इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलीजियस और कल्चरल टाइज हुआ करते थे तिब्बत के साथ पास्ट में। ब्रिटिश एरा में अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से एक ट्रेड रूट जाया करता था सिक्किम टू चुम्बी वैली, और ये ट्रेड करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। अगर हम सिक्किम और नेपाल का इतिहास की बात करें तो इन दोनों के बीच में कभी भी अच्छे रिश्ते नहीं रहे। 1780 में गुरखाज ने फोर्सफुली ज़बरदस्ती सिक्किम की कुछ टेरिटरीज को कब्जा लिया था। अब जब एंग्लो नेपालीज वॉर होता है 1814 टू 1816, जिसको हम द गोरखा वॉर भी बोलते हैं अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में, उस समय सिक्किम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। यहाँ पे दो फैक्टर्स हमने देखे। पहला कि नेपाल ने ऑलरेडी सिक्किम की कुछ टेरिटरी को कब्जा किया था। दूसरा कि मैंने आपको बताया यहाँ से चुम्बी वैली के लिए एक ट्रेड रूट जाया करता था सिक्किम से, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे दोनों के पर्सनल इंटरेस्ट थे, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए। और जब एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ, जिसको गोरखा वॉर भी बोलते हैं, उस समय सिक्किम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया, इस आस में कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनकी जो लॉस्ट टेरिटरी है, जो नेपाल ने फोर्सफुली कब्जा की थी, उसको वापस करेगा। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है इस वॉर में, और 1780 में जो फोर्सफुली इनकी टेरिटरी नेपाल ने कब्जा करी थी, उस टेरिटरी को वापस सिक्किम में रिस्टोर कर दिया जाता है। सिक्किम इस समय काफ़ी खुश था, लेकिन ये खुशी बहुत ही कम समय के लिए थी। कुछ ही समय के बाद ट्रीटी ऑफ तुमलोंग होती है 1861 में। यहाँ पे सिक्किम प्रोटेक्टोरेट बन जाता है ब्रिटिश एम्पायर का, और यहाँ से शुरुआत होती है सिक्किम के भारत के साथ इंटीग्रेशन की, क्योंकि इस ट्रीटी के अंदर ब्रिटिशर्स का ये क्या बन गया? प्रोटेक्टोरेट बन गया। इवन जब भारत आज़ाद हो गया 1947 में, उस समय भी सिक्किम जो था उसका प्रोटेक्टोरेट स्टेटस मेंटेन रहा। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि अब जो रॉयल दरबार था, जहाँ पे अंग्रेज़ों के समय ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करते थे, वहाँ पे आज इंडियन पॉलिटिकल ऑफिसर थे। सिर्फ यही बदलाव था आज़ादी से पहले और बाद का। पहले जो रॉयल दरबार था, वहाँ पे सिर्फ अंग्रेज हुआ करते थे। अब जब रॉयल दरबार हुआ, भारत आज़ाद हो गया, तो अब वहाँ पे इंडियन पॉलिटिकल ऑफिसर बैठने लग पड़े। अब बात आती है 1950 की, जब चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उसने तिब्बत को इन्वेड किया। चाइना में चाइनीज़ रिवॉल्यूशन होता है और वहाँ पे एथिस्ट कम्युनिस्ट रिजीम जो है वो आ जाती है। अगर आपको चाइनीज़ रिवॉल्यूशन के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको भी बना दूंगा। अब ये जो कम्युनिस्ट रिजीम है, ये 1950 में तिब्बत को इन्वेड कर देती है। भारत ने हालांकि तिब्बत की जो इन्वेजन थी, इसे प्रोटेस्ट किया था, लेकिन हम इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे कि हम कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पे कर सकते थे। बजाय इसके कि हम सिर्फ इसे प्रोटेस्ट कर सकते थे या मुंह से बोल सकते थे कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है। आप सब जानते हैं कि तिब्बत की इन्वेजन के बाद दलाई लामा जी जो थे वो भारत आ गए थे, और भारत में उन्होंने धर्मशाला में अपना स्थान चुना था। अब यहाँ पे ये जो तिब्बत की इन्वेजन हुई चाइना के द्वारा, यहाँ पे भारत में जो हमारे लीडर्स थे, उनको इस बात का डर था कि कल को चाइना जो है वो भारत पर हमला ना कर दे। तो ये जो डर था, ये तिब्बत की इन्वेजन से ही शुरू हुआ था। बाद में आप सब जानते हैं कि 1962 का युद्ध भी हुआ था, जो हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। उसका थोड़ा बहुत अंश है जो हम आगे भी देखेंगे कि इस टॉपिक के साथ सिक्किम के साथ वो कैसे रिलेट करता है।
तो यहाँ पे क्योंकि डर सता रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री उस समय जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, महात्मा गांधी जी से रिलेटेड भी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को मैंने कवर किया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा पर्सनैलिटी क्वेश्चंस, वहां पर आपको जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी जी जैसे तमाम कई लोगों के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी को टेंशन हो रही थी कि तिब्बत में चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की इन्वेजन हो चुकी है, तो अब ये अगला निशाना भारत हो सकता है। इसलिए फटाफट उन्होंने सीरीज ऑफ डिफेंस ट्रीटीज की। सबसे पहले भूटान के साथ अगस्त 1949 में, नेपाल के साथ जुलाई 1950 में और सिक्किम के साथ दिसंबर 1950 में। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने स्पेशल प्रोटेक्टोरेट स्टेटस दिया सिक्किम को। इसका मतलब था कि सिक्किम जो है ये ट्रिब्यूटरी होगा इंडिया की। अभी यहाँ पे धीरे धीरे करके जो है वो इंटीग्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले स्पेशल प्रोटेक्टोरेट स्टेटस जो है वो सिक्किम को दिया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इसका मतलब ये था कि सिक्किम की एक्सटर्नल डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन होगी और डिप्लोमेसी होगी, वो भारत कंट्रोल करेगा। अब ये तो बात हो गई भारत और सिक्किम की, लेकिन सिक्किम के अपने हालात भी कुछ इस समय अच्छे नहीं थे। सिक्किम की प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे 75% जो पॉपुलेशन है ये नेपाली इथनिसिटी की थी। यहाँ पे नेपाली जो पॉपुलेशन है वो 75% थी, और जो चोग्याल थे वो माइनॉरिटी भूटिया लेप्चा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जो कि वहाँ पे मोनार्क हुआ करते थे। अब सिक्किम के जो लोग हैं, हालांकि वो चोग्याल के ऊपर काफ़ी प्राइड महसूस करते हैं और उसे अल्टीमेट सिंबल मानते हैं अपनी यूनिक आइडेंटिटी का, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट जो थे वो धीरे धीरे चल रहे थे, थोड़ा क्रिटिसिज्म जो था वो चल रहा था। कुछ डिसकंटेंट था यहाँ पे एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सेटअप के लिए, खासकर नेपाली कम्युनिटी के बीच में। इसके दो कारण थे। पहला कारण तो यह था कि वहाँ का जो पॉलिटिकल सेटअप था, वहाँ पे 75% की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी उसकी इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। इसके साथ साथ 1940 के दशक में एंटीक्वेटेड लैंड लॉज, जो कि पुराने लैंड लॉज थे, उनको एबोलिश करने के लिए भी पूरे के पूरे स्टेट में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं। इसके साथ साथ प्रोटेस्टर्स ये डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, जहाँ पे एक्चुअल जो इथनिक मेकअप है स्टेट का, जहाँ पे 75% नेपाली ओरिजिन के लोग हैं और जो बाकी बच गए वो भूतिया लेप्चा कम्युनिटी के हैं, तो एक्चुअल जो इथनिक मेकअप है हमारी स्टेट का, उन सब का रिप्रेजेंटेशन जो है वो होना चाहिए। एक इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो बननी चाहिए। तो यहाँ पे तीन चीज़ें निकल के आई। सबसे पहले तो ये कि जो पॉलिटिकल सेटअप था उसमें जो नेपाली इथनिसिटी के थे, जिनकी पॉपुलेशन 75% है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। और दूसरा कि जो एंटीक्वेटेड लैंड लॉज थे उनकी एबोलिशन की बात चल रही थी और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की बात चल रही थी। अभी पूरी की पूरी जो जियोपॉलिटिक्स था इस रीजन में वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रही थी और एक डेंजरस मैनर में ट्रांसफॉर्म हो रही थी। किस प्रकार से? वेस्ट बंगाल और नेपाल में उसी समय कम्युनिज्म का राइज हो रहा था। आप सब जानते हैं वेस्ट बंगाल में काफ़ी समय कम्युनिस्ट का राज रहा है, कम्युनिस्ट सरकारें रही हैं। ममता बनर्जी जी ने आके बाद में कम्युनिज्म को ख़त्म किया था, या यूँ कहो कि कम्युनिज्म को वेस्ट बंगाल में वीक किया था। नेपाल में कम्युनिज्म बहुत पावरफुल है, आप सब जानते ही हैं। वहाँ पे कई बार नेपाल में कम्युनिस्ट लोग सरकार में रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है नेपाल का चाइना के थोड़ा नज़दीक होने का, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल और नेपाल में भी इसी समय कम्युनिज्म का राइज हो रहा था। तिब्बत में चाइना का एग्रेशन दिख रहा था और सिक्किम में जो नेपाली कम्युनिटी है उसका प्रोटेस्ट भी बढ़ रहा था। तो हमारी भारतीय सरकार ने इन सारी चीज़ों को देख के सिक्किम में अपना एक इंडियन दीवान यानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट कर दिया। ये अपॉइंटमेंट जो थी ये चोग्याल को अच्छी नहीं लगी और चोग्याल जो था वो एक सेप्टिसिज्म, यानी उसको अब इसका जो शक था या कहीं ना कहीं जो संशय थी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि कहीं वो पूरे के पूरे सिक्किम को भारत का हिस्सा ही ना बना ले, वो और ज़्यादा बढ़ गई। और फिर आता है 1962 का सीनो इंडियन वॉर, इंडिया चाइना का वॉर। सिक्किम में सीनो इंडियन वॉर या इंडिया चाइना वॉर के समय काफ़ी प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ भारत के लिए बने, जिसमें एक था नाथुला पास। यहाँ पे स्कर्मिश हुई थी। हालांकि यहाँ पे इतना ज़्यादा बड़ा ट्रबल जो था वो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी इंडियन गवर्नमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर ये सवाल था कि कल को अगर यहाँ पे दोबारा चाइनीज़ आर्मी आती है और एग्रेशन दिखाती है तो कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ जो हिमालयन किंगडम था उसमें 1970 में आके
काफ़ी एंटी मोनार्की डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी, जिसके मेन जो लीड कर रहे थे वो थे सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स। तो यहाँ पे मोनार्की के खिलाफ भी अभी प्रॉब्लम्स हैं, लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हो रही हैं, एंटी मोनार्की डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रोटेस्ट हो रहे हैं मोनार्की के खिलाफ। और उसके साथ साथ इंडिया और चाइना का युद्ध भी हो गया है। जो वेस्ट बंगाल है और नेपाल है वहाँ पे कम्युनिज्म भी काफ़ी पावरफुल हो चुका है। तो अब इंडिया जो था वो वरी था कि ये सारी की सारी जो भी सिचुएशंस हो रही हैं, कौन कौन सी, नेपाल और वेस्ट बंगाल में कम्युनिज्म का राइज हो, चाहे सिक्किम में आपके पास जो नेपाली कम्युनिटी है या फिर जो बेसिक जो जनता है वो एंटी मोनार्की डेमोन्स्ट्रेशन कर रही है, भारत को डर था कि चाइना इस सिचुएशन का फ़ायदा ना उठाए और जैसे तिब्बत को अपना पार्ट बना लिया वैसे ही सिक्किम को भी अपना पार्ट ना बना ले। इसलिए इंडिया ने इस समय सिक्किम में एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखने के लिए। तो पहले ऑलरेडी पीएम अपॉइंट किया गया, ध्यान रखिए अपॉइंट किया गया है, अभी तक ये इलेक्ट नहीं हुआ है। इलेक्ट आगे होगा, डॉर्जी करके नाम है उसका, वो हम आगे देखेंगे। ये अपॉइंट हुआ है। और दूसरा क्या हुआ, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर फॉर सिक्किम, किस चीज़ के लिए, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहाँ पे, जो एंटी मोनार्की प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको देखने के लिए। इसके साथ साथ सिक्किम में इस समय इंडियन ट्रूप्स को भी भेजा गया कि इन केस अगर कोई एस्केलेशन होती है वहाँ पे पार्टीज़ के बीच में तो उसको कंट्रोल किया जा सके। अब यहाँ पे जो चोग्याल थे, पाल्देन थोंडुप नामग्याल, उन्होंने खुद इंडिया को रिक्वेस्ट किया कि मिलिट्री को भेजें, क्योंकि जो रॉयल वहाँ पे गार्ड्स थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने उस गार्ड को आउट नंबर कर दिया था, यानी जितने गार्ड थे उससे कई गुना ज़्यादा वहाँ पे प्रोटेस्टर्स थे। तो इसलिए उस समय जो चोग्याल थे, यानी जो वहाँ पे मोनार्क थे, उन्होंने भी इंडिया को रिक्वेस्ट किया कि भैया हमें मिलिट्री जो है वो भेजी जाए ताकि ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन ऐसे कंट्रोल किया जाए। इवन उस समय तक प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट था, उसका नाम था लेंथुप डोरजी, ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, वो भी एंटी मोनार्किस्ट था। अब मैं आपको डिटेल नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ, क्योंकि डिटेल बताने लगे तब तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको समझने के लिए ज़रूरी है। पहले अपॉइंट हुआ, इस समय इलेक्ट हो चुका है, क्योंकि वहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो उन प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए ये जो चोग्याल है ये भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ काम कर रहा है। लेकिन ये काम जो था ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने तक था। और वहाँ पे कई बार कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस को जो ये प्रोटेस्टर्स चाहते थे कि रिपील हों वो नहीं हो पाते थे, तो कुछ समय के बाद दोबारा वहाँ पे प्रोटेस्ट होते थे। तो इस प्रकार से सिक्किम का हाल बना हुआ था काफ़ी समय तक। तो यहाँ पे इस समय जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ लेंदुप डोरजी, वो इटसेल्फ एंटी मोनार्किस्ट था। अब यहाँ पे 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। जवाहरलाल नेहरू जी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं मैंने एक अलग वीडियो में, बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एक बार उसे देख लें। इवन महात्मा गांधी जी के ऊपर भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। आप सब जानते हैं महात्मा गांधी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो उनके ऊपर मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जन्म से लेकर मरण तक जो जो चीज़ें बीच में हुई, सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर किया है। एक बार उसको जरूर देखिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसी वीडियो से आएगा, अगर रिलेटेड टू महात्मा गांधी आया तो। 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की जब डेथ हो जाती है, इससे चोग्याल जो है वो परेशान हो जाता है। परेशान इसलिए हो जाता है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ही थे जिन्होंने एनेक्स नहीं किया सिक्किम को, बल्कि उसको भारत की एक स्पेशल प्रोटेक्टोरेट बनाया। अब यहाँ पे चोग्याल को डर था कि यहाँ पे एनेक्सेशन ना हो जाए, क्योंकि इसके पास अपनी कोई इतनी आर्मी तो है नहीं। जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने बाईबंदी में बोला कि चल कोई बात नहीं, तू मोनार्क बना रहे और हम वहाँ पे इसको प्रोटेक्टोरेट बना लेते हैं सिक्किम को। इसके बाद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, इनसे रिलेटेड भी सारे इंपॉर्टेंट MCQs मैंने कवर किए हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार देख लीजिएगा। लेकिन बहुत जल्दी इनकी 2 साल के बाद मृत्यु हो जाती है और फिर आती है इंदिरा गांधी। अब जब इंदिरा गांधी आई तो ये एक नई होप लेकर आई चोग्याल के लिए, क्योंकि इंदिरा गांधी को वो पहले से जानते थे, जवाहरलाल नेहरू जी की ये सुपुत्री थी और वो इंदिरा गांधी जी के साथ काफ़ी बार मिले भी थे, खासकर तब जब वो अपने पिताजी के साथ सिक्किम में आया करती थी। तो उनको थोड़ा सा एक होप थी कि क्या पता इंदिरा गांधी जी के समय हमें इंडिपेंडेंस मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका बहुत कारण थे, जिसमें सबसे बड़ा कारण था चोला इंसिडेंट। इंदिरा गांधी वो जो स्टेट वुमेन, वो भारत के
अहित नहीं करेगी कभी भी, लेकिन चोग्याल जो था उसको लगा कि ये इंडिपेंडेंट कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। शी वॉज अ स्टेट वुमेन। आप बोल सकते हो कि इमरजेंसी उनके समय का एक काला अध्याय था, उसमें कुछ चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के खिलाफ थी। लेकिन अगर उस चीज़ को छोड़ दिया जाए तो बाकी इंदिरा गांधी बहुत ही ज़बरदस्त प्रधानमंत्री थी। तो यहाँ पे चोला इंसिडेंट होता है। क्या था चोला इंसिडेंट? देखिए, 1 अक्टूबर 1967 को चाइनीज़ आर्मी सिक्किम में इन्फिल्ट्रेट कर देती है। हालांकि हमारी इंडियन आर्मी कंप्लीटली चाइना को वहाँ से भगा देती है 10 अक्टूबर 1967 तक। लेकिन यहाँ पे सवाल बना रहता है कि भाई कितनी बार भगाएंगे इनको? ऐसा हो सकता है कि आज भगा दिया, कल को 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद वो दोबारा आ जाएं। तो ये इंसिडेंट इंडिया के स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के लिए वर्स्ट फियर था। और सबसे बड़ा डर ये था कि अगर सिक्किम चाइना के अंडर चला जाता है तो ये गेटवे बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता कि अगर सिक्किम चला गया चाइना के पास तो मतलब है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो चाइना के पास चला जाएगा। क्योंकि आपने मैप में पहले देखा ही कि ये है सिक्किम और यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल का एरिया आता है और यहाँ पे पूरा हमारे पास है नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो बनता है ये क्या बन जाता? ये एक गेटवे बन जाता है, क्योंकि भारत जब जाएगा नॉर्थ ईस्ट में तो वो यहीं से जाएगा, यहाँ से होता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे चाइना बैठ जाता तो ये पूरे को कट कर देता और पूरा नॉर्थ ईस्ट कट हो जाता। ये जो छोटा सा एरिया है ना यहाँ पे सिक्किम से नीचे ये वेस्ट बंगाल का, इसको चिकन नेक भी बोलते हैं। ये चिकन की नेक की तरह है, बिल्कुल पतला सा। तो ये भी चलो आपने ध्यान रखना भाई, चिकन नेक भी है ऐसे करके, है ना, ऐसे करके चिकन नेक का ये यहाँ सिक्किम है, ये बंगाल है, फिर ये आसाम आता है, ये बांग्लादेश है, तो इसको चिकन नेक बोलते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी यहाँ पे बात ये थी कि अगर सिक्किम चला गया चाइना के पास तो पूरा नॉर्थ ईस्ट कट हो जाएगा। बात आई समझ में? ये बहुत ज़्यादा डर था, ये वर्स्ट फियर था इंडिया के स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के लिए। और ये डर जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया जब चाइना की आर्मी ने इन्फिल्ट्रेट किया सिक्किम को, जिसे चोला इंसिडेंट बोलते हैं। हालांकि हमारी जो इंडियन आर्मी थी उसने मार भगाया था चाइना की आर्मी को। अब यहाँ पे एक तो ये इशू था कि भैया चाइना जो है वो सिक्किम को इन्फिल्ट्रेट एक बार कर चुका है, लेकिन यहाँ पर जो चोग्याल बैठा था ये वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा जा रहा था। वहाँ पे सिक्किम के यूनिक कल्चर को प्रमोट कर रहा था और इंटरनेशनल सपोर्ट को गार्नर करने की, इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था ताकि सिक्किम में जो सॉवरेनिटी है वो बच सके। और ये भी हमारे भारत की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके नज़रों में खल रहा था। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों जा रहा है, क्यों वो इंटरनेशनल सपोर्ट ले रहा है सिक्किम की सॉवरेनिटी के लिए। तो ये दूसरा इंसिडेंट हुआ। तीसरा इंसिडेंट जो था वो इस चोग्याल की धर्म पत्नी थी। इसने एक आर्टिकल लिखा, होप कुक एन अमेरिकन सोशलाइट। अब इस आर्टिकल में बहुत सी चीज़ें लिखी गई थी, लेकिन इस आर्टिकल में एक चीज़ जो थी वो था कि ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन कर रही थी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को। इस आर्टिकल में कैसे? इसने जो है ये दार्जिलिंग जो कि आज के समय वेस्ट बंगाल में है उसके ऊपर सवाल उठाए। उसने कहा कि हिस्टोरिकली यहाँ पे सिक्किम का पार्ट हुआ करता था ये दार्जिलिंग, और किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने इसको अपने एरिया में डाल लिया और आज के समय ये वेस्ट बंगाल में है। तो जब ये दार्जिलिंग के ऊपर सवाल उठाने लगी तो भारत ने इसे अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल उठता समझा या देखा कि ये हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल उठ रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अब यहाँ पे मोटा मोटा देख लेते हैं एक बार फिर से कि क्या क्या समस्याएं हैं। पहली समस्या चाइनीज़ एग्रेशन है। दूसरी समस्या चोग्याल के फॉरेन विजिट हैं, जहां पर वो इंटरनेशनल सपोर्ट को गार्नर करने का प्रयास कर रहा है सिक्किम की सॉवरेनिटी के लिए। तीसरा है राइज ऑफ कम्युनिज्म इन वेस्ट बंगाल और नेपाल। और चौथा जो है वो है एंटी मोनार्की प्रोटेस्ट विद इन सिक्किम। यहाँ आता है सन 1973, जहाँ पे अप्रैल के महीने में दोबारा चोग्याल के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं और एक बार पुनः इंडियन गवर्नमेंट को वो कंट्रोल लेने के लिए कहता है। तो क्योंकि यहाँ पर भी लोग चाहते थे भाई इंडिया के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे हमें रिप्रेजेंटेशन मिले, इसलिए भारतीय सरकार ने पास किया 35th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974, जहाँ पे आर्टिकल 2A को जोड़ा गया और वहाँ पे सिक्किम को एसोसिएट किया गया यूनियन के साथ। इसके साथ साथ यहाँ पे 10th शेड्यूल को भी जोड़ा गया। अब यहाँ पे मतलब ये था कि सिक्किम जो था ये एसोसिएट स्टेट बनी हमारे यूनियन की, लेकिन यहाँ पे कुछ दिक्कत थी। एसोसिएट स्टेट बनने की वजह से
यहाँ पे जो सिक्किम के एमपी थे वो थोड़ा थोड़ा एक्सक्लूजन फेस कर रहे थे। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो वोट नहीं दे सकते थे। प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट को मैंने इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में बड़े अच्छे से कवर किया है। हमने इनके इलेक्शंस भी देखे हैं, क्वालिफिकेशन भी देखी है और रिमूवल भी देखा है, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट भी देखी है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए इंडियन पॉलिटी, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। पॉलिटी के मैंने और भी काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ मेजोरिटी है, कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है। अगर आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर सीधे मेरी प्लेलिस्ट में जाइए इंडियन पॉलिटी, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। अब 1975 में सिक्किम का जो प्राइम मिनिस्टर है खाजी लेंदुप डोरजे, ये इंडियन गवर्नमेंट को पिटीशन करता है कि सिक्किम का जो स्टेटस है उसे चेंज कर दिया जाए और उसको इंडिया की स्टेट बना दिया जाए। इंडियन आर्मी जो है वो गंगटोक को टेक ओवर कर लेती है और पैलेस गार्ड्स को डिसआर्म कर देती है। इसके बाद 1975 में रेफरेंडम होता है जहाँ पे एबोलिशन ऑफ मोनार्की की बात होती है और सिक्किम के मर्जर की बात होती है इंडिया के साथ। 14 अप्रैल 1975 में हुए इस रेफरेंडम में सिक्किम की 97% पॉपुलेशन जो है वो वोट देती है इन फेवर ऑफ मर्जर विद इंडिया। तो 97% पॉपुलेशन चाहती थी कि हम इंडिया के साथ मर्ज कर जाएं और ऑब्वियसली एंड में कर ही गए। 26 अप्रैल को इंडियन पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को अप्रूव किया और सिक्किम को स्टेट ऑफ इंडिया बना दिया। 36 अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार पुनः अमेंड किया जाता है। आर्टिकल 2A और 10th शेड्यूल जो है उसे रिपील कर दिया जाता है और सिक्किम जो है इसको फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट बना दिया जाता है। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल में ही इंडिया की सारी स्टेट्स का जिक्र आता है। हमने आपको पहले कहा कि ये एसोसिएटेड स्टेट बनाया गया था, तो जब ये एसोसिएट स्टेट बनाया गया था तब ये इस शेड्यूल में नहीं डाला गया था इवेंचुअली, लेकिन 36 अमेंडमेंट होती है उसमें 2A और 10th शेड्यूल को क्या किया जाता है, रिपील किया जाता है, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब सिक्किम हमारी एसोसिएटेड स्टेट नहीं रहती है, अब हम उसको अपनी जो बाकी स्टेट्स हैं वैसी ही स्टेट बना लेते हैं, तो ये फर्स्ट शेड्यूल में डाल दी जाती है। और इस प्रकार से जो सिक्किम है ये भारत की 22वीं स्टेट बनती है 26 अप्रैल 1975 में। और उसके बाद फिर 16 मई जो है वहाँ पे सिक्किम को पहला चीफ मिनिस्टर मिलता है। तो इसीलिए हर साल 16 मई को सिक्किम जो है वो अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करता है और ये उस दिन को कमेमोरेट करता है जब सिक्किम को पहला चीफ मिनिस्टर मिला था, जब सिक्किम भारत के स्टेट बनने के बाद पहले चीफ मिनिस्टर ने सिक्किम में ऑफिस जो है वो लिया था। तो इस प्रकार से सिक्किम की इंटीग्रेशन होती है। कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया कि पहले 10th शेड्यूल डाला गया, सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया गया, फिर इसको रिपील कर दिया गया और सिक्किम को शेड्यूल 1 में ही डाला गया जैसे कि बाकी स्टेट्स हैं। आज के समय हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल के स्टेटस की बात करें तो 10th शेड्यूल जो था इसको 36 अमेंडमेंट में ओमिट कर दिया गया था, लेकिन इसको एक बार फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया था एज एन एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट बिल 1985 में। तो अब जो 10th शेड्यूल है वो हमारे भारत में है, लेकिन वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तौर पर है जिसको 52nd अमेंडमेंट बिल 1985 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इस प्रकार से बना था सिक्किम हमारे भारत का अभिन्न अंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा और जीके करंट अफेयर की ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।